नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी फिनिश करेंगे और 3 चैप्टर जो उसके हैं। चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा एवं साख और चैप्टर नंबर 4 है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर नंबर 5 है उपभोक्ता अधिकार। तीनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे, इसका हमको तीनों को समाहित करना पड़ा। और मुद्रा एवं पहले शुरुआत हम करते हैं मुद्रा एवं साख से। भाई मुद्रा क्या है, पहले इसके बारे में जान लें। प्राचीन काल में सीधे इतिहास में चले जाइए, हड़प्पा सभ्यता में उस समय बार्टर सिस्टम एक शब्द हुआ करता था। बार्टर सिस्टम यानी मुद्रा नहीं थी तब हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे, हमारे पास अगर गेहूं है, पड़ोसी के पास अगर तेल है सरसों का, तो हम उसको गेहूं दे देते थे, उससे तेल ले लेते थे। यही है बार्टर सिस्टम। और धीरे धीरे मुद्रा छपना स्टार्ट हुआ। उस समय तो तांबे या कांसे का मुद्रा हुआ करता था। फिर आप डेवलपमेंट पे चले जाए, मुगल पीरियड में या सल्तनत पीरियड में चांदी की मुद्रा भी छपने ठप्पे मार के होने लगे। कागज की मुद्रा नहीं छप पाए, क्योंकि कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। कागज का आविष्कार हुआ चीन में। जब चीन में कागज का आविष्कार, उसके बाद में पूरी दुनिया में कागज की मुद्रा भी छपने लगी। ये मुद्रा का एक रूप मैं आपको बता दिया हूं। अब मुद्रा के द्वारा हम लोग मुद्रा एवं साख के द्वारा क्या क्या कैसे काम करते हैं। जैसे भारत में आप देखते हैं, मुद्रा के लिए जो जारी करता नोट और सिक्के, वो भारतीय रिजर्व बैंक, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रहता आधिपत्य रहता है। जितना भारतीय आवश्यकता है भारत में मुद्रा छापने की, उतनी ही मुद्रा छापी जाती है, उससे कम ज्यादा नहीं। सिक्के भी उसके छापे जाते हैं। कुछ जगहों पे फिक्स है, जैसे नासिक, देवास और 2-4-6 जगहों पे, वहीं पर ही करेंसी पेट नोट छापे जाते हैं, बाकी कहीं नहीं छापे जाते हैं। हाई सिक्योरिटी जोन होता हो। अब ये हुआ। अब आम पब्लिक मुद्रा का इस्तेमाल कैसे लेन देन करती है, ये आप सामान्यतः जानते ही हैं, लेकिन बैंक को मैं यहाँ पे उसमें शामिल करूंगा कि बैंक से कैसे हम लोग अपना लेन देन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं भाई सिक्योरिटी के लिए। भाई घर पे उतना पैसा कैश रखे क्या फायदा, तो बैंक में कुछ लोग जमा किए। और कुछ लोग बैंक से ऋण लेते हैं। ठीक, जो बैंक में जो पैसा जमा करता उसको बैंक ब्याज देती है, और जो बैंक से कर्जा लेता है उससे उसको चार्ज लेती है बैंक। तो ये अब दोनों अलग अलग है। अब यहां पर एक बात ही बतानी होगी, जो अमीर व्यक्ति है वो बैंक से जब कर्जा लेता है तो उसके लिए तो आसान है, वो अपना किस्त भर देता है। जो गरीब व्यक्ति है अगर वो ऋण ले गया तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर उसका जो इनकम का सोर्स अगर कहीं फेल कर गया तब वो भर नहीं पाएगा, तो वो उसके लिए बुरी बात हो जाती है। ये वहां पे देखने वाली बात है। अब बैंकिंग सिस्टम अब जान गए। इसके अलावा अब जो सिस्टम चला, जैसे एक है बिटकॉइन मुद्रा, कंप्यूटर पे बहुत इस समय पूरे वर्ल्ड में बहुत इसका नाम है बिटकॉइन मुद्रा का। तो उसके द्वारा अब मार्केटिंग होने लगी है, ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है। आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कहीं पैसे लेके जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब आपका हुआ मुद्रा एवं साख से संबंधित बातें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले तो आप ये जान लीजिए वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन है क्या। 91 में भारत में एलपीजी शब्द है, एलपीजी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण की शुरुआत की। उसी 91 में उसी समय एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहां पर जो जी शब्द है यही ये वैश्वीकरण है। ग्लोबलाइजेशन मतलब में
आपकी जो अर्थव्यवस्था वो पूरे दुनिया के साथ जुड़ गई। आपने ओपन कर दिया, अपने मार्केट को ओपन कर दिया। अब एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आ सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं और यहां से अपना सेल कर सकती हैं। ये हुआ इसका काम। अब आप देखिए क्या प्रभाव पड़ा। जब आप विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फोर्ड कंपनी का एग्जाम्पल लें जो कि अमेरिका की है, वो भारत में आई। क्यों भारत में आई? भारत में सस्ता श्रम है, यहां पे अपना प्लांट उसने स्थापित किया, उसके पश्चात यहीं से मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत किया। यहां के लोग तो उस कार को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, यहां से एक्सपोर्ट होगी बाहर के लिए, यानी वो ज्यादा मुनाफा कमा रही है। चाइनीज टॉयज बहुत सस्ते सस्ते भारतीय मार्केटों में छा गए। अब उसके पश्चात क्या हुआ, जो भारत का जो उद्योग था, खिलौना उद्योग, कार उद्योग, थोड़ा सा इन पर प्रभाव पड़ा। यदि हम वर्ल्ड के सापेक्ष अगर कम्पिटेटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो उद्योग है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं दबने लगेगी। एक ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ, आप वर्ल्ड की रेस में उतनी बेहतर क्वालिटी बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये प्लस पॉइंट है। अब एक और बात बता दें, जैसे हमने अभी चाइनीज टॉयज की बात की, यदि हमको किसी भी अर्थव्यवस्था से, किसी विदेशी अर्थव्यवस्था से, एमएनसी से नुकसान हो रहा है तो हम डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे उनको मान लीजिए 10% पहले टैक्स देना होता था, हमने उसको 20% कर दिया ताकि वो कम से कम हमारे यहाँ भारत आए। ये हुआ आपका। अब यहां यही अर्थव्यवस्था पर भारतीय अर्थव्यवस्था पे यहां पे यही प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, कि अब जब आप जुड़ गए पूरी दुनिया के साथ तो पूरी दुनिया के सापेक्ष आपको कंपेटिटिव रहना ही होगा। दूसरा चैप्टर, ये आपका दूसरा चैप्टर नंबर 4 हुआ। चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, उपभोक्ता अधिकार। ये क्या है भाई? हम लोग, आप लोग, ये सब कंज्यूमर हैं, हम लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं। अब अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए उपभोक्ता फोरम बना हुआ है, वहां पर हम कंप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमें राइट्स मिला हुआ कि हम जो पैसा आपको दे रहे हैं, हमको उस गुणवत्ता का सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो हम उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेंगे आपकी। तो ये हम शिकायत करेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो मैंने खुद देखा है। एक हमारा फ्रेंड था, तो उसका दिल्ली में कहीं ऑपरेशन उसकी पत्नी का हुआ, तो ऑपरेशन के दौरान पेट में कहीं था, स्टोन था। तो ऑपरेशन के दौरान कहीं डॉक्टर ने कोई रूमाल जैसा पार्टिकल उसमें छोड़ दिया था, गलती से छूट गया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है कि रूमाल उसी में लाल रंग का पूरा सोख लिया, उसी में छूट गया और सिलाई कर दिया। ये सही घटना, सत्य घटना है, ये दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल की घटना है ये। अब साल भर बाद उनकी पत्नी को पेट दर्द होने लगा, समझ में आया नहीं इनको। फिर ये अपना अल्ट्रासाउंड कराए महोदय, अल्ट्रासाउंड कराया तो उस अल्ट्रासाउंड में निकला कि कोई पार्टिकल छुटा हुआ है। फिर अब ये क्या करें, ये भी एजुकेटेड पर्सनालिटी थे। इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे बड़े अस्पताल में उस जो रुमाल छुटा हुआ था उसका दोबारा ऑपरेशन करवाया, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, डॉक्टर अपना ऑपरेशन कर रहा था, चेहरा भी दिखाई पड़ा, डॉक्टर के भी फेस भी दिखाई पड़े, और वहां से निकाला गया और फिर डॉक्टर ने सर्टिफाई किया हाँ इसके पेट से रुमाल निकला है, एविडेंस उसको मिल गया। इसी आधार पर उसने कोर्ट में ये क्लेम कर दिया कि फला डॉक्टर ने ऐसा काम किया है और इस अस्पताल का है। कोर्ट ने बुलवाया डॉक्टर को, भाई क्यों? क्या सर गलती हो गई, तो गलती हो गई तो उसका हर्जाना दो। लगभग 30-40 लाख रुपए के आसपास उस डॉक्टर को उस पेशेंट को देने पड़े। क्यों? उसकी एक गलती उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी अगर उसका हस्बैंड ज्यादा अवेयर न होता तो। यही है उपभोक्ता अधिकार। अगर आप जागरूक हैं तब आप अपना काम
बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो भी फोरम बना हुआ है उस फोरम पर भी आप सब कुछ एडल्ट्रेशन, मार्केट में तमाम जैसे आप पनीर खरीदने जाते हैं, सरसों का तेल खरीदने जाते हैं, हर जगह एडल्ट्रेशन है। तो सरकार ने एक स्थापित कर दिया उपभोक्ता फोरम में, आपको कहीं भी कोई शिकायत है तो वहां पे आप, अगर कोई दुकानदार कम तोलता है, कोई दुकानदार कुछ और करता है, तो आप वहां पे जाइए, अपना कंप्लेन कर दीजिए विद एविडेंस। एविडेंस होना चाहिए भाई, झूठे ही कंप्लेन नहीं करें, आपके पास साक्ष्य तो होना चाहिए ना, तब तो आप साबित कर सकेंगे। ये आज आपका हो गया उपभोक्ता अधिकार। इन तीनों चैप्टरों के फिनिश होने के पश्चात हमारा जो एनसीईआरटी का पूरा सेक्शन है, जो हमने शुरुआत में अपने इंट्रो लेक्चर में कहा, तो पूरा फिनिश हो गया। आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। इससे जितना कुछ एनसीईआरटी में दिया था हल्का सा मैंने ऐड करते हुए अपनी तरफ से, चूंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी कहानियां भी दी हुई थी, तो हमने कहानी देखी वो मैं कहानी सुना देता हूं। जैसे ये जो हमने कहानी आपको सुनाई ये रियल है, और एनसीईआरटी वाली कहानी हमने नहीं टिकल की। तो आपका यहां से जीएस का जो एक बेस होता है आईएएस और पीसीएस के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो वो बेस तैयार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट के साथ अब आगे आप बढ़ सकेंगे फैक्ट की तरफ, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट तो यहां से मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। उसके पश्चात तब आपकी तैयारी एक बढ़िया तरीके से हो जाएगी। नंबर एक बात। नंबर 2 बात, इसके पश्चात मैं करंट अफेयर्स का जो अगले सप्ताह से 2 इशू प्रत्येक सप्ताह में आप टेकल किया करूंगा, मुद्दे विश्लेषण के साथ। जैसे मैं अगले सप्ताह पेश करने जा रहा हूं, चाइना क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहा भारत को, एक संपूर्ण विश्लेषण चाइना का, क्या उसके ब्रेन में चलता है, ऐसा पूरा वो लेक्चर होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे आप लोगों को टेररिज्म पसंद आया, ह्यूमन राइट्स पसंद आया और खाद्य सुरक्षा वाला पसंद आया, जैसे पसंद आए कुछ वैसे ये भी पसंद